नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। तो पार्ट 3 अपन बात कर रहे हैं अपभ्रंश व हिंदी के अंतर संबंध में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो महत्वपूर्ण जो कथन है वो अपन देख लेते हैं। देखो, शुक्ल जी का आपको ग्रंथ पता है कौन सा था? हिंदी साहित्य का इतिहास 1900 कब लिखा? 1929 में। इसमें अपन ने देखा था, इसमें 4 जो ग्रंथ है उनका सहारा लिया था। एक तो मिश्र बंधु विनोद का लिया था, एक आपके लिया था कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी वाला 1917 में। ठीक है, एक आपके लिया था वियोग हरि ब्रज माधुरी सार, जो वियोग हरि वाला है ब्रज माधुरी सार ग्रंथ। और एक कौन सा रह गया, याद करो, हिंदी गोविंद रत्नमाला 1909। ठीक है, तो इनका लेके इन्होंने ग्रंथ का विश्लेषण करके इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव हुआ। तो देखो, यहाँ से अपन बात कर रहे हैं अपभ्रंश और हिंदी में अंतर संबंध। जो अपभ्रंश और हिंदी में अंतर संबंध शुक्ल के कथनों में कि जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव बन गया। ठीक है, तो पहली बार नॉर्मल सी बात है, जब प्राकृत बोलचाल में नहीं रही तो अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव बन गया। दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता है। दोहा या दुहा कहने पर अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता है। ये शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन है और यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। एक एक चीज को ध्यान से देखना। आगे अपन बात करते हैं अपभ्रंश या प्राकृत भाषा। हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण लगता है। देखो ध्यान रखना, अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना, ठीक है, तांत्रिक योगमार्गी बौद्धों के सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम 7वीं सदी के अंतिम चरण में लगता है। ये शुक्ल के कथन। ठीक है, 3 कथन हो गए। प्राकृत बोलचाल न रह गई, अपभ्रंश का आविर्भाव हो गया, दोहा या दुहा कहने पर अपभ्रंश पद्य समझा जाता है, और अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी के पद्यों में सबसे पुराना तांत्रिक, ये भी शुक्ल जी के कथन। ठीक है, साथ साथ इसको यहीं पे याद कर लेना। इस अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी का आविर्भाव है, यह है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है। इस अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय इनकी रचनाएं मिलती है। ये भी शुक्ल के कथन है। अपभ्रंश नाम से पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय शिलालेख में मिलता है। अपभ्रंश नाम से पहले, अपभ्रंश नाम से पहले बात करते हैं, वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। चंद्र शर्मा गुलेरी ने सबसे पहले उत्तर अपभ्रंश को, इम्पोर्टेंट है, चंद्र शर्मा गुलेरी, इन्होंने क्या कहा? उत्तरी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का, और 1921 में नागरी प्रचारणी पत्रिका में 1921 में। तो पूछ सकते हैं कि सबसे पहले उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? ठीक है, तो ये आपके कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी ने। ठीक है, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन देखो, अपभ्रंश और हिंदी दोनों अलग अलग भाषा है। अपभ्रंश और हिंदी दोनों अलग भाषा है, लेकिन दोनों की निकट भाषाएं ये है, दोनों का ध्वनि विज्ञान व्याकरण मिलता है, इसीलिए अपभ्रंश को हिंदी में शामिल क्या इसमें आपको कर लेना चाहिए। ये किसका कथन है? HPD को, कि अपभ्रंश को हिंदी में शामिल कर लेना चाहिए। आगे देखना इसमें रामविलास शर्मा, संस्कृत से हिंदी की भाषिक विकास परंपरा को सुगम। देखो, संस्कृत से हिंदी भाषा
संस्कृत से हिंदी की भाषिक विकास परंपरा को सुगम नेसनी कहकर अस्वीकार दिया। अपभ्रंश को हिंदी से कोई संबंध नहीं माना। राम विलास कहते हैं कि अपभ्रंश से हिंदी का कोई संबंध नहीं है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि संबंध है, इसी में मिला लो इसको तो। और आचार्य भरत मुनि ने अपभ्रंश को लोक भाषा का इम्पोर्टेंट है। आचार्य भरत मुनि जो रस सूत्र के प्रतिपादक, 2री सदी ईसा पूर्व है, ध्यान रखना, पूरे शब्द याद रखना। और अपभ्रंश को लोक भाषा का है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की अपन बात करते हैं इसमें। खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ पूछ ले, खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है? तो चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि। ठीक है, तो खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ है चंद छंद वर्णन की महिमा, गंग कवि का कथन है। खड़ी बोली का प्रथम परिमार्जित प्रौढ़ गद्य ग्रंथ योग वशिष्ठ किसका है? राम प्रसाद निरंजनी का। आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ प्रेम सागर लल्लूलाल का। तीनों कथन तीनों आपको याद रखना है। खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ चंद छंद वर्णन की महिमा की, एक सेकंड, तो खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ है चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि। खड़ी बोली का प्रथम, ये तो गद्य ग्रंथ हो गया। परिमार्जित प्रौढ़ गद्य पूछे तो भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी। और आधुनिक काल में मॉडर्न टाइम में खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ है प्रेम सागर, किसका? ये लल्लू लाल का। अब देखो, खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है आपके? लल्लू लाल। और मॉडर्न टाइम में खड़ी बोली के प्रथम प्रयोग पद्य, ये गद्य प्रयोगकर्ता भी कौन है? लल्लू लाल प्रेम सागर ग्रंथ। ठीक है, अब देखो, खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता लल्लू लाल प्रेम सागर भागवत के 10म स्कंद का अनुवाद है। जो भागवत के 10म स्कंद का अनुवाद कौन सा ग्रंथ है? प्रेम सागर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था, जो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। ठीक है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश से। अब बात करते हैं अपन आदिकाल। 7 से 14वीं सदी तक नामकरण और विविध मत। सही मायनों में अपना आदिकाल यहाँ से शुरू होता है, 7वीं सदी से लगाकर 14वीं सदी। नामकरण अलग अलग लोगों ने अलग अलग दिया है। देखो, चारण काल, चारण काल कहते हैं कौन है? ग्रीसन। ठीक है, संधि और चारण काल, अगर चारण काल आए तो ग्रीसन करना है। संधि और चारण काल राम कुमार वर्मा आपने पढ़ा था। सिद्ध से आपका शेष याद रखना, राहुल शंकरदयाल। आरंभी को आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो, ए से आरंभिक, मिश्र बंधु एम, तो एम से याद हो जाएगा। प्रारंभिक ऐसे याद कर लो, प्रारंभिक पी, और गणपति जी, पीजी। ठीक है, प्रारंभिक काल किसने कहा था? गणपति चंद्र गुप्त। आगे देखते हैं, उद्धव काल वासुदेव सिंह। शून्य काल इंपोर्टेंट है, गणपति चंद्र गुप्त ने। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। वीर गाथा काल आप सबको पता ही है, रामचंद्र शुक्ल। जय काव्य काल रामशंकर शुक्ल रसाल। अपभ्रंश काल, अपभ्रंश काल का आपके धीरेन्द्र और बच्चन सिंह ने। बीजवन काल का है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आधार काल मौन अवस्थी सुमन राजे। ठीक है, मौन अवस्थी और सुमन राजे ने आधार काल। अंधकार काल कमल कुलश्रेष्ठ। आदिकाल तो नाम दिया था एचपीडी ने, आदिकाल को आदिकाल कहा था। सर्वमान्य मत आदिकाल ही है, इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज मैं आपको बताऊं, ये इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, पहली चीज तो ये, इसको बार बार ही रिवाइज करना है। और ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन टेलीग्राम, और अपने वहाँ पे लिंक भी डाल दिया जाएगा, तो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लो। और ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन, इसका आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लो कि आने वाला
जो भी अपन क्लास डालते हैं उनका डायरेक्ट आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और ये क्लास कैसी लग रही है उसका आप कमेंट ज़रूर करो, ठीक है। कमेंट आप करते हो तो उससे क्या मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई बढ़िया है, इनको समझ में भी आ रहा है, तो अच्छी बात है। अब देखो, नोट ग्रासा दा तासी और शिव सिंह सेंगर ने कोई नामकरण नहीं दिया, ठीक है। अब देखो, तासी शब्द आ गया तो अपन बात करते हैं, ये वर्णानुक्रम पद्धति का है। इनकी वो 3 ग्रंथ याद करो, 1879, फिर 39, 47 और 71 याद आ रहे। 738 कवि बताए जिसमें से 72 हिंदी के हैं, ठीक है। तासी वाला हिंदी अनुवाद किसने करा था? सी, तो लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी सागर, ठीक है। हिंदू हिंदुस्तानी वाला आपको ग्रंथ याद है ही, भाषा फ्रेंच है। और फिर हिंदी वाला आपके आता है, हिंदी प्रारंभ किसी भारतीय द्वारा लिखा गया साहित्य कौन सा है? तो आपके शिव सिंह सेंगर वाला है, शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर सरोज कब लिखा गया? 1883 में, और शुक्ल के अनुसार 1888 में। आगे अपन बात करते हैं, काल विभाजन नामकरण का पहला प्रयास ग्रेस ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नामकरण 2 प्रकार की रचनाओं के आधार पर दिया। वीरगाथा काल किस किसे? एक तो साहित्यिक के लिए, अपभ्रंश की तो साहित्यिक, और देश काल के लिए बोलचाल की भाषा। वीरगाथा काल नामकरण में 12 रचनाओं के आधार पर किया गया। जो वीरगाथा काल नाम दिया शुक्ल ने दिया, वो 12 रचनाओं के आधार पर दिया है, जिसमें से साहित्यिक पुस्तक तो केवल 4 ही है, साहित्यिक बोले तो अपभ्रंश भाषा की, ठीक है। और 8 पुस्तक देश भाषा बोले तो बोलचाल वाले ग्रंथ, ठीक है। साहित्य कौन सी 4 किताबें? अब देखो, यहाँ से आप एक दो चीज समझोगे, ठीक है। चीजों में तुलना करना आपको आना चाहिए। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 जब शुक्ल ने लिखा तो 4 ग्रंथ का आधार बनाया था। पहला मिश्र बंधु विनोद, जो मिश्र बंधु का था। एक राम नरेश त्रिपाठी का कविता कौमुदी, MK, ठीक है। फिर आपको पता है कि ब्रज माधुरी सार, वियोग हरिवाला। फिर हिंदी गोविंद रत्नमाला, ठीक है, श्याम सुंदर। तो इनको आधार बनाकर ये ग्रंथ लिखा था, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। अब वीरगाथा काल जो नाम दिया है वो 12 रचनाओं के आधार पर दिया, जिसमें से 4 तो साहित्यिक है और 8 देश काल की भाषा बोलचाल की। साहित्यिक 4 कौन किसको आधार बना के वीरगाथा काल नाम दिया? ये लिख लो आप यहाँ पे, वीर गाथा काल, ठीक है। तो चीज़ों को आराम से वीडियो पूरा देखना, अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो विजयपाल रासु हो गया एक, तो एक हो गया आपके हमीर रासु। कीर्ति लता कीर्ति पताका, ये तो आपसे के, ठीक है। और वी और एच, तो VHKK, विजयपाल, हमीर, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये विद्यापति वाली हो गई आपकी, ठीक है। अब देखो, 8 देश भाषा की पुस्तक है, तो ये देश भाषा में ऊपर वाली नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो VHKK, विजयपाल, हमीर, कीर्तिलता, कीर्ति पताका हो गई। बाकी जो रह गई वो सब रासु इसमें आ जाएंगे। खुमान, बिसलदेव, पृथ्वीराज, जय चंद्र प्रकाश, जय जेमक, जस चंद्रिका, परमाल रसो, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की कहानियां। अब देखो, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खुसरो की पहेलियां, ठीक है, विद्यापति की पदावली, बिसलदेव रासु को छोड़कर से सब ग्रंथ वीरगाथात्मक है, अतः इसे कालखंड का नाम इन्होंने वीर गाथा काल का है, ठीक है। देखो, अमीर खुसरो की पहेलियां छोड़ दो, विद्यापति की पदावली छोड़ दो, बिसलदेव रासो को छोड़कर से सब ग्रंथ वीर गाथात्मक है। इस कालखंड का नाम इन्होंने वीर गाथा काल रखा शुक्ल ने। कुछ फैक्ट है वो देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अपन एक कथन देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कि विषय वस्तु के दृष्टिकोण से राहुल जी ने एक और नाम सुझाया है जो बहुत दूर तक तत्कालीन काव्य की विषय वस्तु को अपना
आधार बना देता है कि विषय वस्तु की दृष्टि से राहुल जी ने एक और नाम सुझाया है कि बहुत दूर तक तात्कालिक काव्य वस्तु हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। ठीक है, अब देखो, आदिकाल नामकरण से एक भ्रांति अवश्य पैदा होती है कि ये कालखंड कोई भी बहुत ही आदि मनोभावना परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूत साहित्य का काल है। ये मानना उचित नहीं है क्योंकि ये बहुत ही अधिक रूढ़िग्रस्त सजग सचेत कवियों का काल है। यदि पाठक इस भ्रांति से अवधारणा से सावधान रहे तो आदिकाल नामकरण सर्वाधिक उपयुक्त है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो एक तो विषय वस्तु में राहुल जी के समान ये वाला, और आदिकाल नामकरण एक भ्रांति अवश्य पैदा होती है कि ये कालखंड बहुत ही अधिक आदि मनोभावना परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूत साहित्य का काल है। ये मानना उचित नहीं है कि ये बहुत ही अधिक रूढ़िग्रस्त सजग सचेत कवियों का काल है। यदि पाठक के मन में भ्रांति का अवधारण से सावधान रहे तो आदिकाल नामकरण सर्वाधिक उपयुक्त है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। हिंदी के प्रथम कवि और हिंदी का प्रारंभ, अलग अलग मत है। देखो, हिंदी के प्रथम आचार्य केशवदास और हिंदी के प्रथम कवि है आपके सरप्पा। ठीक है, अब देखो अपन देख लेते हैं। पुष्य या पुंड की बात करते हैं इनको, एक सेकंड, हाँ, इनके विचारक है शिव सिंह सेंगर और हिंदी साहित्य का प्रारंभ ये मानते हैं 713 ईस्वी से पुष्य या पुंड को। ठीक है, विचारक कौन है पुष्य या पुंड के? शिव सिंह सेंगर। विचार नहीं किया गया, ये ग्रीसन के द्वारा 643 हिंदी का प्रारंभ मानते हैं। मिश्र बंधु ने भी विचार नहीं करा, ये 643 से मानते हैं। राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं 693 ईस्वी। सरप्पा को रामविलास शर्मा मानते हैं, इंपॉर्टेंट है, 779 से हिंदी साहित्य का प्रारंभ। मूंज को मानते हैं रामचंद्र शुक्ल विचारक, 993 में 57 जोड़ते हैं। ठीक है, तो 1050 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो कवि है वो मूंज है। गणपति चंद्र गुप्त वो प्रथम कवि किसको मानते हैं? शालिभद्र सूरी को। और हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1024। तो आपको याद क्या रखना है? रामविलास किसको प्रथम कवि मानते हैं? सरप्पा को। मूंज को कौन मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल। शालिभद्र सूरी को कौन मानते हैं? गणपति चंद्र गुप्त। और पुष्य या पुंड को शिव सिंह सेंगर, और स्वयंभू को रामकुमार वर्मा। ठीक है, ये याद हो गया। और पुष्य या पुंड मानते हैं 613 713 से, बाकी 643 से। सरप्पा है ये आपके मानते हैं रामविलास शर्मा 769 से। अब देखो, आदिकाल साहित्य में बात करते हैं सबसे पहले अपन सिद्ध साहित्य। आदिकाल साहित्य में सिद्ध साहित्य 8वीं से लगाकर 13वीं सदी। ठीक है, सिद्ध साहित्य की बात करते हैं अपन। बौद्ध धर्म के महायान शाखा मंत्रायण में, वे मंत्रायण शाखा वज्रयान में परिवर्तित हो गई। वज्रयान शाखा से सिद्धों की उत्पत्ति हुई। देखो, बौद्ध शाखा में महायान शाखा, मंत्रायण में मंत्रायण शाखा वज्रयान में परिवर्तन हो गई, और वज्रयान शाखा ही में क्या है? सिद्ध अस्तित्व में आए। मुनिदत्त सूरी ने सिद्ध साहित्य की भाषा को संध्या भाषा नाम दिया। देखो, मुनिदत्त सूरी है, सिद्ध साहित्य की भाषा को क्या नाम दिया है? आपके संध्या भाषा। सिद्धों की भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश प्रभावित है। देखो, सिद्धों की भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश से प्रभावित है। सिद्धों की भाषा है वो कौन सी? अर्धमागधी अपभ्रंश से प्रभावित है। ये पूछ सकता है कि सिद्धों की भाषा बताओ, तो आपको याद रखना है अर्धमागधी। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अपभ्रंश, अपभ्रंश में भी कौन सी? अर्धमागधी अपभ्रंश। और मोनिदत्त सूरी ने
सिद्ध साहित्य की भाषा क्या माना है? संध्या भाषा। और सिद्ध अस्तित्व में कब आए? किससे आए? वर्जायन शाखा से। स्थान अगर पूछ ले सिद्धों का तो पूर्वी भारत। सिद्धों का स्थान पूर्वी भारत। पूर्व में कौन कौन से आ गए? बंगाल, ये वाले, इधर वाले, ठीक है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, नालंदा के आसपास। बिहार में नालंदा और विक्रमाशील नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सिद्धों के। 84 सिद्ध माने गए हैं, पूछा हुआ एग्जाम में, ठीक है। सिद्ध निरीश्वरवादी थे। कैसे थे? निरीश्वरवादी। क्योंकि सिद्धों नेकी वैदिक कवि नेकी वैदिक देवताओं में आस्था नहीं करते थे, किंतु वे लोक देवी देवताओं की आराधना करते थे। देखो, नेकी देविक देवताओं की ये आस्था नहीं की थी, किंतु वे लोक देवी देवताओं की आराधना करते थे। ये मोक्ष में विश्वास नहीं करते थे, तंत्र मंत्र के बल पर जीवन जीने से ही सिद्धि प्राप्त करने में विश्वास। इनको मोक्ष से कोई लेना देना नहीं, तंत्र मंत्र से ये सिद्धि प्राप्त थे। महामुद्रा सिद्ध साधना मार्ग में स्त्री का संसर्ग है। महामुद्रा सिद्ध साधना, स्त्री के लिए ध्यान रखना, महामुद्रा सिद्ध साधना के मार्ग में स्त्री का संसर्ग है। सिद्ध साधना के समय 84 सिद्ध थे, तो सिद्ध साधना के समय कमल वज्र अपने हाथ में रखते थे। साधना के समय कमल और वज्र, जिसमें कमल तो योनि से, ठीक है, और वज्र लिंग का प्रतीक है। तो ध्यान रखना, कमल योनि का और वज्र लिंग का प्रतीक है, और कमल और वज्र हाथ में रखते थे, ठीक है। सिद्ध ने अपने 2 प्रकार की रचनाएं की, एक तो दोहा कोश करी सिद्धों ने, और एक चर्यापद करी, ठीक है। एक एक चीज इसमें अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोहा कोश। सांप्रदायिक मतों का खंडन और मंडन किया गया। दोहा कोश में क्या आया? सबसे पहले तो कि सांप्रदायिक मतों का खंडन और मंडन किया गया। तो सबसे पहले दोहा कोश की बात चल रही है। सांप्रदायिक मतों का खंडन और मंडन किया गया। सामाजिक धार्मिक पाखंडों आडंबरों रूढ़ियों का इसमें क्या विरोध किया गया? किसमें? दोहा कोश में। दोहा कोश की भाषा मुख्यतः कैसी है? अपभ्रंश है। बात करते हैं चर्यापद। चर्यापद का अर्थ है आचरण, अभ्यास और अनुष्ठान। भाषा इसकी अवट। देखो, उसमें तो दोहा कोश की तो थी अपभ्रंश, और इसमें चर्यापद की है अवट। चर्यापद एक प्रकार का अनुष्ठान गीत कह सकते हैं। सिद्ध अपनी वामाचार साधना के प्रवृत्त होने पर अनुभव करते थे, उन अनुभूतियों को प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करते थे, यही चर्यापद कहलाए। देखो, सिद्ध अपनी वामाचार साधना में प्रवृत्त होने पर जो अनुभव व्यक्त करते थे, उन अनुभूतियों को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करते थे, वे चर्यापद कहलाए। देखो, होता है क्या, जब सिद्ध थे वो वामाचार साधना में प्रवृत्त होने पर जो अनुभव व्यक्त करते थे, उन अनुभूतियों को प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करना ही चर्यापद कहलाए। चर्यापद में रेश्यात्मकता मिलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चर्यापद में क्या मिलता है? रेश्यात्मक। संध्या या संध्या भाषा में प्रतीकों व दृष्टि कूट शैली का प्रयोग हुआ है। देखो, संध्या या संध्या भाषा में प्रतीकों और दृष्टिकूट शैली का प्रयोग हुआ है। आगे चलकर उत्तर भारत में संत परंपरा ने जिन उलट बांसियों का प्रयोग किया है, वे सिद्धों की संध्या भाषा के दृष्टिकोण से हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तर भारत में जो संत परंपरा चली है, वो जिन उलट बांसियों का प्रयोग हुआ है, वो सिद्धों की संध्या भाषा दृष्टिकूट है वहां पे, ठीक है। सिद्ध साहित्य में स्त्री साधकों को भैरवी, योगिनी और डाकिनी कहा जाता है। सिद्ध साहित्य में आपके स्त्री साधकों
को भैरवी, योगिनी और डाकिनी कहा जाता है। प्रमुख सिद्धों की अपन बात करते हैं। पहले बात आते हैं आपके सिद्ध सरप्पा, हिंदी के पहले कवि 769 ईस्वी। ठीक है। इनका अन्य नाम है सरोज वज्र और राहुल भद्र। इनका सिद्ध सरप्पा का, हिंदी के प्रथम कवि सरप्पा। सरप्पा की रचना है आपके दोहा कोश। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में हर बार पूछते हैं। ठीक है। तो हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरप्पा। सरप्पा हिंदी साहित्य का इतिहास 769 में। अन्य नाम क्या है? सरोज वज्र और राहुल भद्र। सरप्पा की रचनाएं कौन सी है? दोहा कोश। राहुल संकृत्यान ने हिंदी का पहला कवि किसको माना है? सरप्पा को माना है। ठीक है। से दोहा चौपाई छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? जो दोहा और चौपाई छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता ही सरप्पा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। हिंदी साहित्य का काया साधना। ठीक है। काया साधना में क्या क्या आ जाते हैं आपको? गुहा साधना, तंत्र साधना, वामाचार साधना, पंचमकार साधना। महासुखवाद का प्रवर्तक पूछे अगर सिद्ध साहित्य में कि भाई सिद्ध साहित्य में बताओ काया साधना, पंचमकार साधना, महासुख साधनावाद का प्रवर्तक कौन है? तो सरप्पा है आपके। ठीक है। कौन मानते हैं इसको पहला कवि सरप्पा को? राहुल संकृत्यान। नोट, पंचमकार। पंचमकार मतलब मास, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन और मध्य। सरप्पा हिंदी के पहले ऐसे कवि है, अच्छा, जिन्होंने शास्त्र ज्ञान का विरोध कर व्यवहारिक और अनुभव जनित ज्ञान को प्राथमिकता दी। देखो अच्छी बात है, जो अपने ये शास्त्र ग्रंथ चल रहे हैं इनसे परे, ठीक है, इन्होंने जो अपने व्यवहारिक है, बिहेवियर, और जो अपना अनुभव है, उनके आधार पर इन्होंने प्राथमिकता दी है। सरप्पा गृहस्थ जीवन के विरोधी थे, ठीक है, किंतु नारी विरोधी नहीं थे। गृहस्थ जीवन के तो वो विरोधी थे, पर सरप्पा नारी विरोधी नहीं थे। यह सिद्ध साहित्य में ध्यान रखना। सबर की कन्या को महामुद्रा के रूप में अपने साथ रखना जाति पाति का खुला खंडन तो था ही, साथ ही साथ निम्न सामाजिक स्थिति के प्रति भी स्पष्ट विद्रोह था, ये बच्चन सिंह के अनुसार। तो ध्यान रखना कि सबर की कन्या को महामुद्रा के रूप में अपने साथ रखना जाति पाति का खुला खंडन तो था, साथ ही निम्न सामाजिक स्थिति के प्रति विद्रोह भी था, बच्चन सिंह का कथन है। इस प्रकार सिद्ध साहित्य में गृहस्थ जीवन का विरोधी होने के कारण, ध्यान रखना, गृहस्थ जीवन का विरोधी होने के कारण निवृत्ति मूलक तथा सिद्ध में स्त्री को सहयोगिनी स्वीकार करने के कारण प्रवृत्ति मूलक भी है। अब यहाँ से डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है, सिद्ध साहित्य में गृहस्थ जीवन का विरोधी होने के कारण तो निवृत्ति मूलक, और स्त्री का सहयोगी होने के कारण प्रवृत्ति मूलक। अतः सिद्ध साहित्य में राग और विराग दोनों का अद्भुत समन्वय है। विराग मतलब गृहस्थ जीवन का विरोधी, ठीक है, जो निवृत्ति मूलक हो गया, और वहीं आपके पूछे कि स्त्री को सहयोग नहीं स्वीकार करना, वो आपके प्रवृत्ति मूलक। इनकी कविताओं में उपदेशात्मक और रुखापन मिलता है, ठीक है। राहुल सांकृत्यान ने सरप्पा को हिंदी का पहला कवि माना, ये अपने देख लिया था। पा एक आदर सूचक इनके उपाधि है। सरप्पा के बाद में अगले कवि आते हैं इसमें सबरपा, ठीक है, सबरपा। इनके गुरु सरप्पा थे, ठीक है। तो ये आ गए आपके सरप्पा। फिर कौन आते हैं आपके? सबरपा, ठीक है। तो सबरपा की बात करते हैं। इनके गुरु कौन थे? सरप्पा थे। इन्होंने चर्या पद लिखी। देखो सरप्पा बड़े हैं तो क्या लिखेंगे? दोहा कोश। सबरपा छोटे हैं तो चर्या पद, ठीक है, ऐसे याद रखना। फिर बात आते हैं लुईपा। इनकी कविता में सार्वधिक रहस्यवाद, आपको कहीं रहस्यवाद देखना है, इनकी सार्वधिक रहस्यवाद दार्शनिक में गहराई मिलती है।
इसीलिए सिद्धू में सबसे ऊंचा स्थान कभी कोई आपको पूछ ले तो वो लुईपा है। क्यों लुईपा है? क्योंकि लुईपा वाले में कविताओं में सार्वधिक रहस्यवाद और दार्शनिक में क्या इनकी गहराई मिलती है, इसलिए ये सिद्धू में सबसे ऊंचा स्थान लुईपा का है और पहला स्थान सरप्पा का है। ठीक है। उड़ीसा के राजा और मंत्री भी इनके शिष्य हुआ करते थे लुईपा के। इनके गुरु कौन हुआ है? सबरपा। तो ऐसे चलेगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे लुईपा। ठीक है। सरप्पा, सबरपा, लुईपा। अब देखते हैं डोमी बीपा। ठीक है। डोमीपा की बात करते हैं। इनके द्वारा 21 ग्रंथों की रचना की गई। तो डोमीपा नाम आएगा इसमें। डोमिप, डोमी गीतिका, योग चर्चा, अक्षराधिकोश उपदेश। इसमें देखो योग चर्चा आपको याद रखना है। योग चर्या, दोआ कोश सरप्पा, चर्या कोद सबरपा, और फिर लुईपा थे उसके बाद में डोमीपा। इसमें योगचर्या और गीतिका तो याद रह जाएगा और अक्षर आपको याद रखना है। ये सिद्धू में आगे आता है। फिर कन्नपा, सर्वाधिक बौद्ध ग्रंथ लिखने वाले सिद्ध थे। कन्नपा के सर्वाधिक सिद्धों में ग्रंथ है 72। देखो डोमीपा के कितने थे? 21 ही थे। इनके सर्वाधिक हो गए ना 72। कुकुरीपा, इनके 16 ही ग्रंथ है। ठीक है। इनके गुरु कौन थे? सरपटिया। फिर आता है आपके शांतिपा, कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि धारण करने वाले सिद्धू। ये मतलब कौन सी उपाधि थी इनके पास? कलिकाल। ठीक है। सिद्ध साहित्य का संपादन कार्य। सिद्ध साहित्य के संपादन कार्य में 4 विद्वानों के नाम जुड़े हैं। कौन कौन है भाई? देख लो संपादन में। एक तो है पाश्चात्य विद्वान बेंडेल। बेंडेल की बात करते हैं। सिद्ध साहित्य के संपादन का शुभारंभ सर्वप्रथम बेंडेल ने ही किया था। ठीक है। ये बेंडेल समझ लेना इसको। फिर है महाउपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, चर्या पदों का संपादन। देखो दोहा कोश किसने लिखा? सरप्पा ने। फिर आता है चर्यापद, किसने लिखा? सबरपा ने। तो चर्यापदों का संपादन हरिप्रसाद शास्त्री ने 1917 में बोधगान और दुआ नाम से बंगला अक्षरों में किया। ठीक है। फिर अगला संपादन में आता है प्रबोध चंद्र बागजी। सिद्धों के दोहों का संपादन दोहा कोश नाम से किया प्रमोद ने। दोहा कोश किसकी पूछ ले कविता है तो किसका ग्रंथ है? तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है सरप्पा का है। राहुल संकृतियां जो हिंदी का पहला कवि मानते हैं। हिंदी काव्य धारा, ध्यान रखना, हिंदी काव्य धारा 1945 में सिद्धों के दोहों और चर्या पदों का संकलन किया। हिंदी काव्य धारा 1945 ईस्वी में सिद्धों के दोहों और चर्या पदों का संकलन किया। हिंदी काव्य धारा का संबंध मुख्यतः सिद्ध साहित्य थे। तो ध्यान रखना हिंदी काव्य धारा का संबंध किससे है? तो सिद्ध साहित्य से है आपका। 84 सिद्धों का नाम का उल्लेख राहुल संकृत्या ने किया कि भाई सिद्ध कितने होते हैं? 84 होते हैं। इनका नाम का उल्लेख किसने किया? राहुल संकृत्यान। और राहुल संकृत्यान ही हिंदी का पहला कवि सरहप्पा को मानते हैं जिन्होंने दोहा कोश लिखा। सबरपा ने क्या लिखा? ये ध्यान रखना, सबरपा ने लिखा आपके चर्यापद। ठीक है। अब ये आगे आपके इसमें क्या था? सिद्ध साहित्य में क्या था आपके? गृहस्थ जीवन का विरोधी और नारी के प्रति समानता। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि गृहस्थ जीवन के तो विरोधी थे, इसलिए निवर्तिवाद, और नारी के प्रति ये प्रवृत्तिवाद थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भूलना मत इसको। ठीक है। अब देखो नाथ साहित्य। सिद्ध मत, अवधूत मार्ग, सिद्ध मत, अवधूत मार्ग, सिद्ध मार्ग और नाथ पंथ 10वीं से 13वीं सदी। ठीक है। अब नाथ आते हैं 10वीं से 13वीं सदी में।
इनकी भाषा कौन सी थी? सदोकड़ी। सदोकड़ी मतलब राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। विस्तार पंजाब और नाट्यों का विस्तार तो आपको पता है कि या तो पंजाब या हरियाणा। अन्य नाम क्या है? सिद्ध मत है, या अवधूत मार्ग बोलो, या सिद्ध मार्ग बोलो, या नाथ पंथ बोलो। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है मुक्ति दान करने वाला। आप में से कोई है क्या, बताना ना। नाथ साहित्य शैव दर्शन से प्रभावित था, शिव जी से ही प्रभावित होते हैं नाथ वाले। ठीक है, नाथ साहित्य के अनुनायी कनफटे साधु है। यहाँ कोई भाई साधु के रूप में जीवात्मा है तो वो भी पुरुष या मेल के रूप में मैसेज करना है ना। नाथ साहित्य में अनुनायी होते हैं वो कनफटे साधु जैसे होते हैं। ठीक है, नाथु में एकाश्रयवाद की भावना स्थापित होती है। कौन सी भावना? एकाश्रयवाद की भावना स्थापित होती है। नाथ साहित्य की विशेषता देख लो क्या क्या है। पहले तो है शिव शक्ति की उपासना सर्वप्रथम नाथ ही लेकर आए थे कि भगवान जी को तो हम ही पूछते हैं सबसे पहले, शिव जी को। ठीक है, नाथों ने इस शुरुआत की निश्चित अवधारणा यहीं से मिलती है, नाथ साहित्य से। अष्टांग योग साधना आपको पता है नाथों में होता है। कृच साधना, सट चक्र साधना, अखंड ब्रह्मचार्य पर बल, ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तंत्र साधना व काया साधना का विरोध, ये ध्यान रखना। तंत्र साधना और काया साधना का यहाँ पे क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। गृहस्थ जीवन का भी यहाँ पे क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों और पुरोहितवाद या पाखंडों पर भी यहाँ पे क्या हो रहा है? आपके विरोध। ठीक है, मानवीय गुणों के सच्चे अर्थों में स्थापना यहीं पे होती है मानवीय। ठीक है, सामाजिक न्याय के प्रति यहाँ पे क्या होती है? निष्ठा होती है। फिर आता है सादगीपूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति यहाँ हुई है। शास्त्र ज्ञान का यहाँ पे विरोध हुई है, नाथों ने करा। ठीक है, देखो वर्ग और वर्ण भेद की निंदा करते हैं, ये सामाजिक समानता का भाव रखते हैं कि हर कोई सामाजिक रूप से समान है। पद दलित मानव के प्रति करुणा और गुरु के प्रति आस्था सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जो नाथों में गुरु होता है, ऐसा ही होता है ना। ठीक है, इनके प्रति नाथों में क्या होती है? आस्था होती है। गृह जीवन का ये क्या है? विरोध करते हैं। वर्ग वर्ण भेद की ये निंदा करते हैं, पर सामाजिक समानता का ये भाव रखते हैं। ठीक है, नाथ साहित्य महत्वपूर्ण कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के। देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं नाथ साहित्य के बारे में। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन, गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर का भाव। इनकी क्या क्या कमजोरी थी? एक तो रूखापन और गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर का भाव। इससे नाथ साहित्य शुष्क और नीरस बन गया। कथन किसका है? HP D। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमावंत व्यक्तित्व कोई दूसरा नहीं हुआ। ठीक है, ये आपको चीज ध्यान रखना है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावी और इतना महिमा। देखो हजारी प्रसाद शंकराचार्य क्या कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावी और इतना महिमावंत व्यक्तित्व कोई दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला कथन, गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़ा नेता थे। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। भक्ति आंदोलन से पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। तो भक्ति आंदोलन से पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। देखो भक्ति आंदोलन से पूर्व की बात करें, शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। नाथ उन्हें परवर्ती संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रदान क्रम की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। जिन संतों साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरविंद हुआ था। मतलब नाथों ने परवर्ती संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रदान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी, जिसमें क्या है? संत साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य क्या हुआ था? गौरविंद हुआ था। नाथ जैसे सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84 थी। और नाथ 9 माने जाते हैं जो निम्न है। कौन कौन से देख लो। एक तो आपके नागार्जुन, जड़ भरत,
हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चपट, जलंधर, मलयार्जुन। ठीक है, नाथों की संख्या कितनी होगी? 9। सिद्ध कितने हो गए? 84। आगे देखो, रामकुमार वर्मा ने चौरंगी नाथ का जिक्र किया जो लोक में पूर्ण भक्त के नाम से भी विख्यात है। इसका जिक्र किसने करा? रामकुमार वर्मा ने चौरंगी नाथ का जिक्र किया जो लोक में पूर्ण भक्त के नाम से विख्यात है। नाथों के साथ नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनी और शून्यवादी भी थे। देखो, नाथों में जो नाथ नागार्जुन जो प्रसिद्ध क्या है? रसायन और शून्यवादी भी थे। अब आगे मैं बात करता हूं, जैसे मच्छेंद्रनाथ या मत्स्यनाथ या मीननाथ या अवलोकी स्वर या विष्णु शर्मा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मच्छेंद्रनाथ, जिनको मत्स्यनाथ, मीननाथ, विष्णु शर्मा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखो, बौद्ध ग्रंथों में ये चतुर्थ बोधित्व अवलोकी अवलोकित स्वर माने गए हैं। देखो, जो मच्छेंद्रनाथ है वो बौद्ध ग्रंथों में चतुर्थ बोधित्व माने गए। गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं। गोरखनाथ के गुरु कौन है? मच्छेंद्रनाथ। ठीक है, ये अंतिम सिद्ध और पहले नाथ है। कैसे? मैं बताऊं। देखो, ये सिद्ध साहित्य यहाँ से चल रहा है। अब यहाँ पे सिद्ध साहित्य खत्म हुआ। ठीक है, अब ये खत्म होते ही नाथ शुरू हो गया, तो ये अंतिम तो हो गए आपके सिद्ध मच्छेंद्रनाथ और पहले हो गए नाथ। ठीक है, अंतिम तो सिद्ध और पहले नाथ माने जाते हैं कौन? मच्छेंद्रनाथ। किंतु रामचंद्र शुक्ल ने अंतिम सिद्ध में पहला नाथ अंतिम सिद्ध और पहला नाथ जलंधर नाथ और बालकनाथ को माना है। यहाँ से कंफ्यूजन दूर कर लेना। नॉर्मल क्वेश्चन आए कि अंतिम सिद्ध और पहला नाथ कौन है, तो मच्छेंद्र एम आगे लगा दिया। अब रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताओ पर। तो रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं कि जो अंतिम तो सिद्ध और जो पहला नाथ था वो जलेंद्र नाथ, जिसको बोलते हैं जेबी या बालनाथ भी बोल देते हैं। समझ में आ गया? नॉर्मल क्वेश्चन आया, अंतिम सिद्ध पहला नाथ मच्छेंद्रनाथ, शुक्ल के रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जेबी, जलेंद्र नाथ जिसको बालकनाथ भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग है। मच्छेंद्रनाथ की रचना देख लो। ठीक है, मच्छेंद्रनाथ किसके गुरु है? गोरखनाथ की। मच्छेंद्रनाथ की रचनाएं अकुलवीर तंत्र, इस रचना में योग साधना के प्रति गहरी ललक का भाव मिलता है। देखो, मच्छेंद्रनाथ की पहली रचना एकुलवीर तंत्र ना, दूसरी है कोल ज्ञान निर्णय, तीसरी है ज्ञान कारिका, अगली है कुलांध। ठीक है, ये आपकी हो गई अकुलवीर तंत्र, कोल ज्ञान निर्णय, ज्ञान कारिका और कुलानंद। जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। देखो, जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और वो कहाँ चले गए? पंजाब। जलंधर या बालकनाथ कोई तो मानते हैं शुक्ल पहला, अंतिम सिद्ध और पहला नाथ। पंजाब का जलंधर शहर इन्हीं के स्मारक पर जाना पड़ता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ये तो बताएंगे रामचंद्र शुक्ल, अपने पहले भी देख लिया। मच्छेंद्रनाथ की होने के बाद देखो, मच्छेंद्रनाथ की रचना याद कर लेना, अकुलवीर, कोल ज्ञान, ज्ञान कारिका और कुलानंद। ठीक है, देखो ज्ञान शब्द और के शब्द का ज्यादा जिक्र होगा। कुल, कोल ज्ञान, ज्ञान कारिका, कुलानंद। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। फिर आता है गोरखनाथ, 10वीं सदी। गोरखनाथ के अन्य नाम है गोंग, झारपीर और बागर वीर। गूंगे, गूंग, जहारपीर और आपके बागरवीर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को 10 प्रमाणिक रचना मानी है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी तो 28वीं मानते हैं।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कितने मानते हैं? 28। ठीक है, इसको पहले से अपना करने से पहले अपना आदिकाल खत्म होने वाला है ना। ठीक है, थोड़ा सा ही बचा है, आदिकाल खत्म है। पर मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ बीच में ही, यहाँ से अगली क्लास में करेंगे, पर इन क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में जरूर देना। पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कि आपको कितना याद है। आया हुआ क्वेश्चन है ये एनवीएस टीजीटी में। अपन आए हुए सवाल भी सभी करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। अपन मैराथन भी लेंगे जो सुपर फास्ट रिवीजन के साथ, ये होने के बाद अपन आए हुए सभी क्वेश्चन भी करेंगे। बस आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, जिससे एक मोटिवेशन मिले। कुछ भी नहीं छोड़ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको ना। अब देखो, पहला क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके सामने, आरंभकर्ता मतेश्वर नाथ। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है गोरखनाथ। आराम से सोचना और आंसर देना ना। गोरखनाथ। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है कि एनवीएस टीजीटी में आया हुआ है। पहला ऑप्शन है मतेश्वर नाथ और दूसरा ऑप्शन है गोरखनाथ। 2 ही ऑप्शन दे रहे हैं आपको ना। क्वेश्चन नंबर 1, तो इसका आप आंसर सभी बताना ना, एक ही क्वेश्चन देंगे कि आपका क्या आंसर आता है ना। वापिस से इसका आंसर जरूर देना। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है, मतेश्वर नाथ या गोरखनाथ। ठीक है, इसके बाद अपन यहाँ पे शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करना कि आपको समझ में आ रहा है। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पढ़ने को तो कितना ही पढ़ लो, ये उतना है जितना सिलेक्शन आपका करवा दे, वरना साहित्य का कोई अंत नहीं है कभी भी। ठीक है, इससे बाहर कुछ जाना नहीं है। धन्यवाद आप सभी।